मेरी सास ऊपर वाले कमरे में अकेली रहती थी। आधी रात को मेरी सास के कमरे से सिसकियों की आवाजें आती थी। दिन के वक्त मेरी सास एकदम सादा सिंपल रहती थी, लेकिन रात होते ही वह एक दुल्हन की तरह तैयार होती और कमरा बंद कर लेती। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। एक रात मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में गई। सामने एक आदमी और एक लड़का मेरी सास के साथ। मेरा नाम सोनी है, मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से की थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद मैंने जब पहला कदम अपनी ससुराल में रखा, तो मैंने अपनी ससुराल का माहौल बहुत ही धार्मिक पाया था। मेरी सास हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहती थी। उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए ऊपर वाले मंजिल में छोटा सा मंदिर बनवा लिया था, जहां वह हर वक्त भगवान की पूजा में लीन रहती थी। इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी सास ने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था कि मैं कभी भी ऊपर ना जाऊं। और यह बात मेरे पति ने भी मुझसे कही थी कि मेरी माँ की हर बात मानना। अगर मेरी माँ ऊपर जाने को मना कर रही है तो मत जाना। जब मैंने वजह पूछी तो मेरे पति राजेश कहने लगे कि मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी पूजा पाठ में विघ्न डाले। मैं उनकी सगी औलाद होकर भी कभी उनके मना करने पर ऊपर नहीं गया, तो तुम्हें ऐतराज किस बात पर है? राजेश की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे यह बात कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा भी क्या पूजा पाठ कि जिसमें किसी दूसरे का दखल ही ना हो? ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। सिवाय बच्चों के ऊपर किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती रहती थी। मेरी सास और बच्चों के पढ़ने की आवाज नीचे तक आती रहती थी। राजेश वैसे तो बहुत नर्म मिजाज के मालिक थे और अपनी माँ के बहुत ही आज्ञाकारी बेटे भी थे। मैंने कभी उन्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे बस यही इच्छा जाहिर की थी कि सोनी मेरी माँ के साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। एक बार मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी और दूसरी शादी नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैं चुप ही रही। लेकिन एक बार एक ऐसा हादसा हो गया कि मैं अपनी सास पर शक करने लगी। एक बार हमारे घर की लाइट चली गई और फिर 1 घंटा, 2 घंटा, पूरे 3 घंटे निकल गए, लेकिन लाइट नहीं आई। रात को मेरी आंख लाइट ना होने की वजह से खुल गई। मुझे बंद कमरे में घबराहट महसूस हुई। राजेश नींद का बहुत पक्का था, इसलिए बंद लाइट में भी सो रहा था, लेकिन मुझे लाइट जलाकर सोने की आदत थी। अंधेरे कमरे में मुझे घबराहट होने लगी। मैं कमरे से बाहर आंगन में आ गई। यहाँ ठंडी हवा ने मुंह पर बहुत अच्छा असर डाला। मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया। लेकिन तभी मुझे ऊपर से किसी के रोने की और सिसकने की आवाजें आई। मैं एकदम चौंक गई। पहले तो मुझे अपना वहम लगा, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन आवाज मुझे दोबारा आई तो मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। पक्का किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 8-10 साल का छोटा बच्चा रो रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद लाइट की वजह से आस पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्मी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, तो मैं डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी वैसे वैसे सिसकने की आवाजें और तेज हो रही थी। ऊपर के सब कमरे बंद थे, बस एक कमरे में ही रोशनी थी और आवाज भी वहीं से आ रही थी। मैं उसी कमरे के बाहर खड़ी हो गई। हालांकि राजेश ने मना किया था, जब मेरी माँ ने मना कर दिया है तो तुम ऊपर नहीं जाओगी। मेरी माँ को अपनी पूजा पाठ में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब मैं ऊपर छत पर तो आ गई थी, लेकिन अंदर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे के बाहर ही मेरे कदम रुक गए। पहले मैंने सोचा हो सकता है मेरी सास पूजा कर रही हो और पूजा करते हुए रो रो कर भगवान से कुछ मांग रही है। लेकिन अगली आवाज जो मैंने सुनी तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। एक आवाज जो मेरे कानों में आई थी, देखो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। एक 8 या 10 साल के बच्चे की आवाज ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। उस कमरे के बाहर ना कोई खिड़की थी, ना ही कोई रोशनदान जहां से मैं देख सकती कि अंदर क्या हो रहा है। और एक बच्चा हमारे घर में कैसे आ सकता है, और वह भी इस वक्त। एक के बाद एक सवाल मुझे परेशान कर रहे थे।
जी चाह रहा था कि दरवाजा खटखटा कर अपनी सास को आवाज दूं। अभी यही सोच रही थी कि दरवाजा खुला और मेरी सास पसीने से सराबोर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त हो रखे थे। मुझे देखकर पहले तो उनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, फिर जल्दी से उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पहली बार मेरी सास मुझसे गुस्से में बोली, यह क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि ऊपर मत आना। मेरी सास की हालत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी सास ने मुझे इस कदर गुस्से से देखा कि मैं भी डर गई थी। मेरी सास दोबारा कहने लगी, जाओ नीचे जाओ और खबरदार तुम दोबारा ऊपर आई तो। वह चिल्लाकर बोल रही थी। मैं जल्दी से नीचे उतर गई और अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे लिए मेरी सास का रवैया हैरान कर देने वाला था। वह तो बहुत ही धीरे और प्यार से बात करती थी। उनके शब्दों में ऐसी चाशनी घुली होती थी जैसे बोलने से मिठास का ही एहसास होता था। लेकिन जो रूप अभी मैं अपनी सास का देखकर आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मेरी सास थी। मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया था। आखिर मेरी सास के कमरे में एक बच्चा रो रहा था और वह क्यों कह रहा था कि मेरे पास मत आना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी सास का डर जाना, मुझे देखते ही जल्दी से दरवाजे को बंद कर देना, अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर निकलना, मुझे यह सब बातें शक में डाल रही थी। मेरी सास तो बहुत ही धार्मिक थी, हर वक्त सर पर साड़ी का पल्ला डाले रहती थी, लेकिन उस वक्त तो उन्हें होश ही नहीं था कि उनकी साड़ी का पल्ला कहाँ जा रहा है। सोच सोचकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। मेरी शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और इन 4 महीनों में मैंने अपनी सास को बहुत ही अच्छी औरत पाया था। लेकिन आज वह जिस तरह कहर भरी नजरों से मुझे देख रही थी, मैं तो अंदर से भी कांप गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास होने लगा था। जो बच्चे मेरी सास के पास धार्मिक शिक्षा लेने आते थे, वह हमारे मोहल्ले के ही होते थे और वापस भी चले जाते थे। कहीं मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है। इन्हीं सोचों ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था। अगले दिन मेरे लिए और भी मुश्किलों से भरा हुआ था। रात नींद न आने की वजह से मैं सुबह देर तक सोती रही थी और तभी राजेश ने मुझे गुस्से से चीखते हुए उठाया था। मैं एकदम से उठी थी। राजेश बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत ही गुस्से से पूछा, क्या तुम रात को ऊपर छत पर गई थी? मैंने कहा, जी वो मुझे किसी बच्चे की। अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी कि राजेश चिल्लाकर बोले, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया ऊपर नहीं जाना, तो तुम्हें यह बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा, मेरी बात सुनो। वहां मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। मेरी बात सुनकर राजेश ने जो बात कही उसे सुनकर मेरा दिल कांप गया। राजेश ने कहा कि मेरी माँ रात को भी पूजा पाठ करती है और इस पूजा पाठ के दौरान ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करती है कि प्रेत आत्माएं बच्चों की सूरत में उनके मंत्रों को रोकने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती रहती हैं। कभी कभी बच्चों की आवाज निकालते हैं तो कभी कुछ करते हैं। राजेश की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मेरी सास प्रेत आत्माओं को वश में करने के मंत्र भी पढ़ती है। राजेश की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा कि अब चाहे ऊपर से कैसे भी आवाजें आती रहे, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी, मैंने तो तौबा कर ली। राजेश मेरी बात सुनकर शांत हो गए थे, लेकिन मुझे एक बात अभी भी परेशान कर रही थी कि अगर मेरी सास पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करके प्रेत आत्माओं को वश में करती है, तो मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे? दिन भर को कितने सभ्य तरीके से रहती थी, लेकिन उस समय जो मैंने अपनी सास का रूप देखा, मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास को पहली बार इस तरह बिना साड़ी के देखा था। सारा पल्ला सरक कर नीचे जा चुका था, या यूं कहिए कि पूरी साड़ी खुलकर नीचे गिरने वाली थी। उस समय मैं कितना हैरान हुई थी। वैसे मेरी सास कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थी, वह मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थी। और फिर मेरी सास ने खुद ही बताया तो था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। इसका मतलब अभी मेरी सास की उम्र लगभग 40 से 42 के लगभग होगी। 40-42 होने के बावजूद भी मेरी सास अपनी उम्र से 5 साल छोटी लगती थी। खैर, मैंने अपने इन सारे सवालों को झटका और घर के कामों में बिजी हो गई। इस बात के 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैं चौंक गई जब मेरी सबसे अच्छी साड़ी मेरी अलमारी से गायब थी। मैं बहुत हैरान हुई कि यह कैसे हो सकता है।
हमारे घर में तो कोई काम वाली भी नहीं होती थी। सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। फिर मेरी नई साड़ी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सास की बुलाई हुई आत्माएं नीचे भी आ जाती हैं? अब तो मुझे अपने घर से भी डर लगने लगा था। एक रात अचानक मेरी आंख बर्तनों की खटखट से खुल गई। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बजे बज रहे थे। मैं बाहर आई तो मुझे खाने की खुशबू आ रही थी, और ताज़ा रोटी के भी। मैं डरते डरते किचन में आई क्योंकि मुझे यह डर था कि कहीं फिर कोई प्रेत आत्मा ना हो। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई, वहां तो मेरी सास रोटियां बना रही थी और साथ ही एक कढ़ाई में कुछ सब्जी भी बन रही थी। मेरी सास बहुत ही जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई कि भला इतनी रात में मेरी सास किसके लिए खाना बना रही है। हैरत का एक और झटका लगा जब मैंने अपनी वही सबसे प्यारी साड़ी अपनी सास को पहने देखा। मैं हैरत से अपनी सास को देखने लगी। कहीं से भी वह मेरी सास नहीं लग रही थी। खुले ब्लाउज पर मेरी खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी, उनके बाल खुले हुए थे और हाथों में कांच की चूड़ियां थी। चेहरे पर हल्का मेकअप भी था। ऊपर वाले पोर्शन में किचन नहीं था, इसीलिए शायद वह नीचे कुछ बनाने आई थी। लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था, फिर वह ताज़ा खाना क्यों बना रही थी? और यह बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी सास ने मेरी साड़ी चोरी क्यों की। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अभी तक मेरी सास की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मेरी सास मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खा रहा था। मेरी सास के कितने रूप है। सबके सामने पूजा पाठ में लीन रहने वाली औरत रात को किस तरह फैंसी साड़ी पहनकर तैयार होकर घूम रही थी। आखिर मेरी सास इतना तैयार किसके लिए हुई थी? मेरा पति राजेश अपनी माँ को कितना सम्मान देता है, उन्हें कितना सीधा समझता है। अपनी माँ के सामने नजरें भी ऊपर नहीं उठाता। अगर राजेश अपनी माँ के यह रंग ढंग देखें तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास न आए। दोपहर को मेरी सास नीचे हमारे साथ ही खाना खाती थी। वह अपना सादा रूप लिए हुए बैठी थी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी। रात वाली तैयारी का उनके चेहरे पर कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, मेरी नीले रंग की फैंसी साड़ी पता नहीं कहाँ गई। वह मुझे बहुत पसंद थी, ना जाने कहाँ चली गई या फिर पता नहीं कौन ले गया। मेरी बात सुनकर मेरी सास घबरा गई। कहने लगी, तुम्हारी अलमारी में ही होगी, यहाँ तो कोई काम वाली भी नहीं आती थी, ठीक से देखो वही होगी। वो बात मुझसे कर रही थी लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने फिर कहा, मम्मी जी, मैंने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से चेक की है। मेरी सारी लगता है वह भूत वाला बच्चा ले गया होगा, जिसके रोने की आवाज़ें और सिसकियां मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास और भी ज़्यादा डर गई। मैं अपनी सास को गौर से देखने लगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है। यह तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो इस उम्र में आकर औरतें बहुत मोटी हो जाती है। मम्मी जी, अगर आप मेरे कपड़े पहनेंगी तो आपको आराम से कपड़े आ जाएंगे। मैं अपनी इन बातों से अपनी सास से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का खाना गले में अटक गया। वह खांसने लगी थी। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया। वह पानी पीकर आधा खाना छोड़कर ही ऊपर चली गई। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो राज है। यहाँ कोई प्रेत आत्माएं नहीं, यहाँ कुछ और ही चक्कर है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम को अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो मेरी वही साड़ी वापस मेरे हैंगर में लटक रही थी, लेकिन जल्दबाजी में रखने की वजह से अच्छे से उसको तह नहीं लगा पाई थी। ऐसे ही जल्दी जल्दी हैंगर में डाल दिया गया था। जब रात को मैं किचन में काम कर रही होंगी तभी मेरी सास यह साड़ी मेरी अलमारी में रख गई होगी। बात यह नहीं थी कि मेरी सास ने मेरी साड़ी पहनी, बात यह थी कि आखिर पहनी क्यों और किसके लिए पहनी। जब वह दिन के समय सबके सामने सादा रहती थी, फिर रात में इतनी तैयारी किसके लिए थी? यह एक ऐसा सवाल था जो मेरी समझ से बिल्कुल परे था। अब बेसब्री से मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही राजेश सो गए मैं कमरे से बाहर आई और ऊपर के हिस्से में चली आई, और इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं जब उस कमरे के पास पहुंची तो मुझे अभी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वह बच्चा वही बात दोहरा रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने दरवाजे के की हॉल से अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप गई।
मेरी सास 8-10 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती। मैं फौरन पीछे हट गई। जो हकीकत खुलकर सामने आई थी, जैसा मैं समझ रही थी उसे सोचकर ही मुझे अपनी सास से घिन आने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनों की हालत यह थी कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझसे अपनी सास का यह रूप देखा नहीं जा रहा था। जो कुछ मैंने देखा उसका साफ मतलब था कि मेरी सास छोटे बच्चों से अपनी शारीरिक जरूरतें छी सोच कर ही घिन रही थी। लेकिन मेरी सास के पास यह बच्चे आते कहाँ से है? क्या दिन में पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरी सास कमरे में छुपा लेती है और रात में फिर उसके साथ? जब मैंने अपनी सास के कमरे में झांका था और उस बच्चे पर मेरी निगाह पड़ी थी, तो वह बच्चा उस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे और वह बेचारा बेबस था और मेरी सास उसे जबरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह कैसा सच था जिसने मेरा दिल दहला दिया था? मैं फौरन नीचे उतर आई और अपने बेड पर आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी कि मैं खुद पर कंट्रोल कर लूं, लेकिन यह मेरे बस से बाहर थी। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वह बस बहे जा रहा था। मैंने ऐसा तो पहले कभी होते नहीं देखा। मेरी सिसकियां तेज होने लगी तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज राजेश के कानों तक ना जाए। आज मैंने जो देखा, यह बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मेरी सास का यह घिनौना रूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस 8-10 साल के बच्चे की बेबसी और डर देखकर और सास के बच्चे की तरफ बढ़ती बेकरारी देखकर मुझे उस बच्चे की हालत पर दया आने लगी थी। ना जाने कब से वह बच्चा मेरी सास के कमरे में कैद था और मेरी सास के जुल्मों का शिकार हो रहा था। मैं रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी सिसकियां सुनकर राजेश उठ ही बैठे। मुझे इस तरह से रोते देखकर राजेश हैरान हो गए थे। वह जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है सोनी, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर कोई बुरा सपना देखा है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे रोने की आवाज सुनकर राजेश जाग जाए। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन कर ना सकी। मैं जानती थी कि मेरे रोने की वजह जब राजेश पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। सच तो वह शायद कभी नहीं सुनेंगे। बार बार मुझसे मेरे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे इस तरह जोर जोर से रोता देखकर राजेश बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जल्दी से मेरे पास आए, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, सोनी ऐसा भी क्या दर्द जो तुम इतना रो रही हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं राजेश को क्या बताती कि मैं सर दर्द की वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे को याद करके रो रही हूँ। उस मासूम के साथ तुम्हारी माँ ना जाने क्या क्या जुल्म कर रही है। मैंने राजेश को समझा दिया कि सरदर्द की गोली खा लूंगी। फिर मैंने सरदर्द की गोली खाए और सोने की कोशिश करने लगी। राजेश मेरा सर दबाने लगे। राजेश अपनी माँ से जितना प्यार करते थे उतना ही मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी और न ही कभी राजेश ने मुझे अपने कामों के लिए परेशान किया था। ना जाने कब मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास मेरे पास बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी, शायद हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। राजेश भी हमारे पास ही बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी सास को अपने पास बैठा देखा तो मैं झट से उठ गई थी। मुझे उस औरत से घिन महसूस हो रही थी जो दिन में हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती थी और रात को कितना गंदा काम करती थी, वह भी मासूम से 8-10 साल के बच्चे के साथ। मुझे इस तरह उठते देखकर राजेश कहने लगे, सोनी कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात को शायद तुम डर गई थी, इसलिए मम्मी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। देखना थोड़ी देर में ही तुम ठीक हो जाओगी। मेरी माँ के पढ़ने में बहुत ही असर होता है। यह सुनकर मैंने बहुत ही हैरत से राजेश की ओर देखा था। राजेश कितना मानते हैं अपनी माँ को। फिर अपनी सास की तरफ देखा जो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में यह भी भूल बैठी थी कि उनका बेटा उन्हें अपने दिल में क्या सम्मान दिए बैठा है। जब उसे पता चलेगा तो उनके बारे में क्या सोचेगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, हनुमान चालीसा की जरूरत नहीं है। न चाहते हुए भी मेरे बोलने के अंदाज में गुस्सा आ गया था। मेरे गुस्से भरे शब्द सुनकर राजेश के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मैं आज अपनी सास का पर्दाफाश कर दूंगी। राजेश मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चिंता में मम्मी जी कब से तुम्हारे पास बैठी है और कुछ ना कुछ पढ़ी ही जा रही है और तुम उनसे इन शब्दों में बात कर रही हो। मैंने गुस्से से कहा, तुम अगर अपनी माँ का असली चेहरा देख लोगे
तो तुम भी अपनी माँ से नफरत करने लगोगे। मेरी बात सुनकर जहां मेरी सास के चेहरे का रंग बदला था, राजेश भी मुझको गुस्से से देखने लगे थे। राजेश कहने लगे, शायद तुम होश में नहीं हो, तुम्हें अंदाजा है कि मेरी माँ के बारे में तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आपकी माँ बहुत ही बेरहम औरत है। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि राजेश का हाथ मेरे गालों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मेरी माँ पर इल्जाम लगाने वाली तुम होती कौन हो? राजेश गुस्से से बिखरे हुए थे। राजेश दूसरा थप्पड़ मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी सास ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने बहू पर हाथ उठाया, अगर वह नादानी कर रही है तो तुम तो होश से काम लो। मैंने गुस्से से कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ बंद कमरे में क्या गुनाह करती है। मेरी बात सुनकर राजेश ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़ाया और मेरे पास आ गए। कहने लगे, इतनी शरीफ और नेक माँ को तुम गुनाहगार साबित करोगी? चलो करो साबित। अगर तुम झूठी निकली तो मेरे हाथों तुम जिंदा नहीं बचोगी। यह बात उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि जो राजेश की इन धमकियों से डर जाती। क्योंकि रात को मैंने अपनी आंखों से अपनी सास के कमरे में एक बच्चे को बेबस हाल में देखा था। जैसे ही मैं राजेश का हाथ पकड़कर ऊपर छत पर जाने लगी तो मेरी सास अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? ताकि आपका पोल न खुल जाए कि आप मासूम कम उम्र बच्चों के साथ क्या करती हैं। राजेश अपनी माँ की इस हरकत पर हैरान रह गए थे। मेरी सास कहने लगी, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। राजेश कहने लगा, क्या बात है माँ, ऐसा भी क्या है ऊपर? मुझे आज तक आपने ऊपर जाने से रोके रखा है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली, लेकिन आज मुझे देखना है। मेरी सास राजेश को मना करती रह गई, लेकिन वह ऊपर चले गए। ऊपर के सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगे और फिर एक कमरे में उसे वह बच्चा मिल ही गया। वह रस्सियों से बांधा हुआ था। उसके सामने बहुत से खिलौने और खाने पीने की चीजें रखी थी, लेकिन वह एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। हम सबको देखकर और भी ज्यादा डर गया और दीवार के साथ लग गया। मैंने राजेश से कहा, देख रहे हो इस बच्चे की हालत, जिसे तुम्हारी माँ की हवस ने खौफ ज्यादा कर दिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास रोने लगी, बोली, बस करो, मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। यह मेरा बच्चा है, मेरा खुद का बेटा। अपनी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। राजेश भी हैरानी से अपनी माँ को देख रहे थे, क्योंकि मेरी सास के तो एक ही बेटा था। राजेश के अलावा उनका कोई दूसरा बच्चा नहीं था। फिर भला मेरी सास के यह बेटा कहाँ से आया? मेरे ससुर को भी गुजरे काफी समय हो चुका था। मेरी सास बेड पर बैठ गई और रो रही थी। कहने लगी, यह बच्चा दिमागी मरीज है। यह सुनकर हम दोनों के सिर पर एक और आसमान गिरा था। मेरी सास अभी रो रही थी। मैंने और राजेश ने सारे कमरे देख लिए थे, लेकिन अब भी एक कमरा और बचा था जो बंद था। मैं राजेश का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरी सास ने खुद ही आकर दरवाजा खोला। जो इंसान अंदर बैठा था उसे देखकर मेरे पति हैरान और परेशान थे। सामने एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर राजेश भागकर उनके सीने से लग गए और कहने लगे, बाबा आप जिंदा हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग तो चक्कर खाने लगा था। एक के बाद एक धमाके मेरे ऊपर हो रहे थे। मेरी सास बोली, हाँ राजेश, एक्सीडेंट में तुम्हारे बाबा मरे नहीं थे, बल्कि उन पर झूठी कत्ल का इल्जाम लगाया गया था और वह कत्ल उनके दोस्त ने किया था, लेकिन पिस्तौल तुम्हारे बाबा को पकड़ा दी थी। तुम्हारे बाबा ने उसे फेंक दिया और वह घर से भाग गए, वरना पुलिस उन्हें पकड़ लेती और फांसी की सजा हो जाती, क्योंकि उस पर तुम्हारी बाबा की उंगलियों के निशान थे। लेकिन वह काम किसी और ने किया था। आज से 14 साल पहले एक रात को तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे। कहने लगे, मैं कभी भी किसी को यह ना बताओ कि मैं जिंदा हूँ। फिर मैं और तुम्हारे बाबा छुप छुप कर मिलने लगे थे और फिर मैं उम्मीद से हो गई। मुझे यह डर था कि कहीं तुम्हें यह खबर ना हो जाए, इसलिए तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना करके मैं गांव चली गई, जहां मैंने तुम्हारे भाई को जन्म दिया। मैंने इसे तुम्हारी मौसी को दे दिया था। काफी समय तक तुम्हारी मौसी ने ही तुम्हारे भाई की देखभाल की थी, लेकिन अब वह बीमार रहने लगी थी, इसलिए मैं और तुम्हारे बाबा इस बच्चे को वापस ले आए।
लेकिन यह बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मुझसे डरता है, अपने सीने से लगाने को तरसती हूँ, उसे प्यार करना चाहती हूँ तो यह मुझे अपने पास नहीं आने देता। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसके हाथ पैर बांधना पड़ता है क्योंकि यह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है और यह फिर जोर जोर से दरवाजा भी बजाने लगता है। मैं डर जाती हूँ कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए, इसलिए मैं रात को ऊपर ही सोती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे बाबा के साथ थोड़ा समय भी गुजार लेती हूँ। लेकिन मैं यह बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं यह बात फैल जाए। अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो तुम्हारे बाबा पकड़े जाते। अपनी सास के मुंह से सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत बहादुर औरत थी जिन्होंने अपने पति को बचाने के लिए ना जाने कितनी तकलीफ उठाई थी। मेरे पति ने वह शहर छोड़ दिया, हम दूर दराज गांव में चले गए ताकि सुकून से अपनी जिंदगी जी सके, जहां किसी का डर ना हो। मैंने अपनी सास से माफी मांगी थी क्योंकि हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता। मेरी सास ने भी मुझे माफ कर दिया था। राजेश अपने छोटे भाई को इलाज के लिए शहर लेकर आते रहते हैं और एक अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि आपका भाई जल्द ही ठीक हो सकता है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा देवर जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी सास ने बहुत ही तकलीफें उठाई है, भगवान उनकी तकलीफों से उन्हें छुटकारा दे दें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।